नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम तो ये मोदी महोदय वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन के बहाने एक ऐसा माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पांथिक माहौल का एक औरा वो बनाने की उनकी कोशिश है। यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और मोदी जी को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको भी जानना चाहिए कि उन्होंने भारत के संविधान की शपथ लेकर के ही इस पद पर आसीन हुए हैं और वो भारत का संविधान मूलतः जिस भावना को प्रदर्शित करता है वो है सर्वपंथ संभाव। अब उसमें इसने वो जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, वो इमरजेंसी के दौरान एक संवैधानिक छल करके इसमें धर्म निरपेक्षता का शब्द जो कि पाश्चात्य से आयातित है, उसने उसमें डलवा दिया, जिसका कि जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा जहर बन गया है। वो धर्म निरपेक्षता और जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब अपने उसको माने अपने इस सारे अपराधों को, पापों को ढकने का इसी जो शब्द है धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का बराबर बेजा इस्तेमाल उन ताकतों के द्वारा हो रहा है। तो वो तो इसी मंशा से उसने वो इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान उसने इस जो धर्म निरपेक्षता शब्द को संविधान के प्रस्तावना में दो और शब्द भी उसने जुड़वाया था। तो उसके साथ धर्म निरपेक्षता का भी शब्द उसने जुड़वा दिया। तो वो तो उसका एक संवैधानिक छल है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। लेकिन मूलतः हमारा जो भारत का संविधान है सर्वपंथ संभाव। तो सर्वपंथ जब संभाव है मोदी महोदय, तो ये बताइए कि किसी पंथ विशेष का जो वो वातावरण आप जो बना रहे हैं आप, ये सर्वथा हमारे संविधान के भावनाओं के प्रतिकूल है। जिस संविधान की शपथ लेकर के आप प्रधानमंत्री बने, ये सर्वथा जो आपका संवैधानिक दायित्व है, सर्वथा उसके खिलाफ है। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए और कोई भी जो संवैधानिक पद पर
और अपनी अपनी संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्माण कर रहा है, उसके लिए किसी भी पंथ के साथ वो जुड़े रहना, ये सर्वथा जो है संवैधानिक भावनाओं और प्रावधानों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये तो रही संवैधानिक स्थिति। दूसरा जो एक इंप्रेशन जा रहा है आपके इन क्रियाकलापों से, जो कि आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए, और हमारे देश में थोड़ा ये पंथ को लेकर के कुछ ज्यादा ही वो संवेदनशीलता होती है, बल्कि अपने देश के प्रति उतनी नहीं होती है, अपने मुल्क के प्रति ही उतनी संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन मुल्क से ऊपर वो जो है ये पांथिक जो है संवेदनशीलता होती है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, और आप उसी का दोहन करते हैं। आप तो हमारे देश के जो पांथिक भावनाओं का जो आप शोषण करते हैं, दोहन करते हैं सिर्फ वोट के लिए, वह भी हमारे यानी देश के लिहाज से वो भी खतरनाक है। तो लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बल्कि बेहतर होता कि आप जो है बेहतर होता कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा आप जो है वो दे देते, और योगी जी भी वो इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री पद से। दोनों जो है वो गेरुआ बस पहन करके, बड़े बड़े टीके माथे पर लगा करके वो वाराणसी के पंडे बन जाइए, और छोड़ दीजिए ये प्रधानमंत्री के पद का जो है पद आप छोड़ दीजिए। दोनों पंडा वहीं पर बन जाइए, और उसी पंडे के लायक ही आप हैं। न तो आप प्रधानमंत्री लायक हैं, और न तो वो जो योगी आदित्यनाथ महोदय हैं, न तो वो मुख्यमंत्री लायक हैं, बल्कि इस्तीफा त्याग पत्र दे करके आप लोग पंडे बन जाइए। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं है, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य नहीं है। उसको तो हर एक पंथ से बराबर दूरी बनाना और उसका सम्मान करना, ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है। कल को ये असदुद्दीन प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो तमाम जो है इस तरह का मस्जिद की बातें और कुरान की बातें करने लगे तो कैसा आपको लगेगा? तो ऐसी परंपरा मत डालिए ना, जो कि हमारे मुल्क के लिए जो है वो खतरनाक हो। शासक के रूप में, जनसेवक के रूप में, और संवैधानिक एक एंटिटी के रूप में, सर्वथा किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जो वो एंटिटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसके लिए बहुत बड़ी सावधानी है। और कि जो है इस तरह की यानी पांथिक बातों से वो दूर है। लेकिन देखा जा रहा है कि 7-8 साल हुए बराबर जो है हमारी आवाम की जो है पांथिक भावनाओं का शोषण करने के लिए इस तरह का जो है और शोषण करके अपने पार्टी के पक्ष में या अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का ये काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो आपका जो प्रतिद्वंदी है वो तो और अपराधी है। वो कब वो भेष बदल ले, कब वो जो है वो गोल वाली टोपी लगा ले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, पता नहीं। कब वो कोट के ऊपर वो जनेऊ पहन ले। लेकिन उसका ये बहुरूपिया बहुरूपिया वाली जो गतिविधि है, वो चुनाव आता है वो तभी करता है। वो राहुल गांधी जब चुनाव होगा तो तभी करेगा, और इसके बाद तो फिर वो निकल जाएगा बाहर जो है सैर सपाटे के लिए। फिर वो देश में वो दिखेगा ही नहीं। और इसलिए नहीं दिखता है कि उसको देश से सरोकार है ही नहीं। वो जो गद्दार राहुल गांधी है उसका इस देश से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव के समय में कुछ इधर उधर कर दिया, इसके बाद जो है वो फूट लेगा बाहर के लिए।
तो वो इस देश के लिए अभिशाप है। तो लेकिन ऐसे लोगों को आप मौका देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को आप मौका देते हैं। तो खैर, आप मानेंगे नहीं, अब जनता ही आपको सबक सिखाएगी और फिर किसी को लाएगी जो संविधान का आदर कर सके और जिस भारत के संविधान का शपथ लेकर के उस पद पर वो बैठेगा, उसका सम्मान करेगा और सर्वपंथ समभाव का जो सिद्धांत है, जो उसका वसूल है, उसको वो लागू करेगा। आपके बस की बात नहीं है। बोलते बोलते फिर वही आग लगाना कि औरंगजेब आया तो शिवाजी खड़े हो गए। आपकी बुद्धि पर तरस आता है। बाबा साहब ने बराबर बोला है कि इतिहास की उन बातों को लाना देशद्रोह है जो कि भेद विभेद वो पैदा करते हैं। ये तो कट्टरवादियों वाली भाषा है। किसी को जो है वो आक्रांता बोलते हैं, औरंगजेब को आक्रांता बोलते हैं। मोदी जी, थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। आप इतिहास पढ़ने की आवश्यकता आपको है। जरा सुनिए आप, 1857 की जो क्रांति थी हमारी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की हमारी जो क्रांति थी, वह हमारे हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। इतना आप जान लीजिए। जरा बताइए कि उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। आपको यदि नहीं मालूम है तो मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय सेकंड, उन्होंने किया था। और वो ऐसी हालतों में कि जब हमारे वो क्रांतिकारी जो हमारे क्रांतिकारी मंगल पांडे और खान बहादुर बरेली से या बख्त खान भी कहते हैं शायद, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर से वो नाना साहब और उनके सहायक मौलवी अजीमुल्ला, लखनऊ से बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, वो जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह। तो इनका कोई नेता नहीं था। तो इन क्रांतिकारियों ने आनंद फानन में बहादुर शाह जफर जो कि उसमें बादशाह थे भारत के अंतिम बादशाह, उन्हीं को जो बताइए जो बादशाह है अकब, जबकि सारे नवाब वगैरह जो है उन अंग्रेजों की चमचागिरी में लगे हुए थे। भारत के जितने भी नवाब और राजा थे वो अंग्रेजों की चमचागिरी में लगे हुए थे। इन क्रांतिकारियों ने एक बादशाह को जो है अपना क्रांतिकारी नेता बना दिया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया, जबकि उनकी सेहत भी गवाही नहीं कर रही थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने भी उनको, देखिए ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है अभी बताया जा रहा है। मोदी जी, आप सोचते होंगे कि अदना साहब कौन है, एसपी सिंह और हमको उपदेश दे रहा है। आपको कोई भी इस देश का जागरूक वो नागरिक आपको उपदेश दे सकता है और बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, शायद आपको मालूम नहीं है। तो सुन लीजिए। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जब 1857 के क्रांतिकारियों ने अपना नेता बना लिया, तो अंग्रेजों ने भी बहादुर शाह जफर को बागी मान लिया और बागी मानते हुए उनको रंगून की जेलों में भेज दिया और वहीं पर उनका देहांत हो गया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमको इस बात का बहुत मलाल और दुख है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई। और जरा गौर से अब सुनिए मोदी महोदय, अपनी जमीन से बहादुर शाह जफर का एक ही तात्पर्य था कि भारत की जमीन,
मंगोलिया की जमीन की बात वो नहीं कर रहे थे, अपनी भारत की मिट्टी। अब सवाल है कि आपकी जो भाषा कहती है, या आप जो अपने कुछ कट्टरवादियों से कहलवाते हैं आक्रांता, तो ऐसे बहादुर शाह जफर को जो ये कह रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हमको खुद की जमीन, मतलब कि हमको भारत की जमीन नसीब नहीं हुई, मंगोलिया का नाम भी नहीं है उसमें, आप उसको अपरोक्ष रूप से आक्रांता या अपने कट्टरवादी तत्वों से आक्रांता अब कहलवाते हैं। देश की एकता को तोड़ने वाले आप, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाले आप, और पाखंड करते हैं कि जो है जाकर के वहां वो पूजा करते हैं। शायद भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मुल्क की आप सोचिए। और कम से कम भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों की ओर से इन कट्टरवादी तत्वों को, जो कि अक्सर ये बात उठाते रहते हैं आक्रांता आक्रांता आक्रांता, अपने सभी भारतीय भाई बहनों की ओर से, अपने सभी भारतीय अवाम की ओर से ऐसे तत्वों को कहना चाहता है कि शेरशाह सूरी ने वो 5 साल के लिए वो बादशाह हुए थे। जीटी रोड पेशावर से लेकर कलकत्ता जीटी रोड बनवाई, और हालांकि उस रोड बनने के बाद फिर कई बार टूटी फूटी, फिर नहीं बनती गई, लेकिन पहली बार वो शेरशाह सूरी ने वो बनवाई थी, और जो कि सिर्फ 5 साल के लिए बादशाह थे भारत के, या सम्राट थे। और उस जीटी रोड यानी जीटी जो सड़क थी, उसके किनारे किनारे वो वृक्ष भी लगवाए, सराएं भी बनवाई, यानी मुसाफिरों के खिदमत के लिए। तो उनको भी आप जो है अपरोक्ष रूप से आक्रांता बोलेंगे और अपने कट्टरवादी तत्वों के द्वारा आक्रांता कहलवाएंगे। ये तो आपकी भावना है। और शायद जहांगीर का न्याय और ये सब, और जो है जो एकता के लिए जो अकबर ने प्रयास किया। देखिए, भारतीय जनता दल बराबर ये इस बात को मैंने समझाया है, निवेदन भी किया है कि हमारे जो है वो भूतकाल में, बीते हुए काल में जो जितने हमारे शासक रहे हैं, चाहे जैसे मान लीजिए राणा प्रताप रहे हैं, महाराणा प्रताप, और उन्हीं के समकालीन ये आपके सम्राट अकबर थे। तो इनकी अपनी जो है एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उनकी एक आपसी जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, रही होगी, लेकिन उनकी बातों को लेकर हम अपना वर्तमान खराब करें और इसे समरसता में जो है वो जहर घोलें, एकता को तोड़ें, इस देश को कमजोर करें, अपने भारतीय समाज को कमजोर करें, ये कभी भी बुद्धिमानी नहीं है। इसमें देश को एकता की बहुत जरूरत है। भारतीय जनता दल इस बात का अनुभव भी करता है, और वो सभी अपने भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन करते हुए कि भाई आप भारतीय हैं और भारतीय के रूप में व्यवहार करिए। एकता, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, श्रद्धा और यह स्नेह, प्रेम और सद्भाव, सब कुछ भारतीयता आधारित करने का। और उसमें आप जो है फिर वही बात कि औरंगजेब आया तो शिवाजी जी खड़े हो गए। अरे भाई, हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए शिवाजी महाराज भी आदरणीय हैं और सम्राट औरंगजेब भी आदरणीय हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की टकराहट को लेकर के, उनकी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर के हमको वर्तमान खराब नहीं करना है, और हमारे देश की एकता
या जो एकता को प्रभावित नहीं होने देना है उसको। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात मोदी जी आप समझिए इसको, और बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं, और आपके जो है वो कट्टरवादी तत्व खेल रहे हैं। इस देश को एकता की बहुत जरूरत है, और साथ ही साथ एकता को तोड़ने वाले ये जेएनपीसी, इतना आप जान लीजिए, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए बहुत बड़ी मिसाल थी, उससे अंग्रेज भी हिल गए, और यहां तक हिले कि भाई यदि थोड़ा सा भी गफलत होती तो उसी समय ही जो है हमको आज़ादी मिल गई होती और अंग्रेज भाग गए होते। थोड़ी सी गफलत जरूर हुई, गफलत सबसे बड़ी गफलत ये हुई थी कि वो क्रांति जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तिथियों को अलग अलग समय पर किया, वो अंग्रेज चौकन्ने हो गए। तो खैर, लेकिन जिस भी रूप में ये जो वो एक ऐतिहासिक मिसाल है अपने हिंदू मुस्लिम एकता का, तो इसको मोदी जी जानिए। तो उस एकता, वो हिंदू मुस्लिम एकता से अंग्रेजी हुकूमत चौकन्नी हो गई। तो अब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, तोड़ के रखने के लिए अंग्रेजी सरकार की एक जो है अविभाज्य या अभिन्न अंग हो गया उसका, इनएलाइनेबल पॉलिसी हो गई कि किसी भी हालत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। इसलिए उसने तरह तरह की तंजीमें, तरह तरह के संगठन अपने तत्वाधान में, अपने पेट्रोनेज में उसने बनवाया। जो पहली जो संस्था उसने, वो अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज कौन था, एवो ह्यूम, जो पहली ऐसी संस्था बनवाया, ये कांग्रेस नाम का। कांग्रेस जो है वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन मुख्य काम उसको दिया गया था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। दूसरी संस्था कौन बनी 1906 में, पहली जो संस्था बनी थी वो कांग्रेस कब बनी थी 1885 में, और अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज एवं ह्यूम के द्वारा उसकी स्थापना करवाया 1885 में, और मकसद वही था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और उसने बखूबी इस भूमिका को, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का बखूबी भूमिका निभाती रही, और आज भी अंग्रेजों के जाने के बाद भी यानी एकता को तोड़ने के लिए वो हर वक्त जो है वो सक्रिय है। दूसरी संस्था उन अंग्रेजों ने 1906 में बनाई, मुस्लिम लीग। तीसरी संस्था वो बनवाए, ये वामपंथियों का संगठन 1920 या 21 में बना। चौथी संस्था इन अंग्रेजों ने बनाई, हिंदू महासभा 1922 में, और पांचवी अंग्रेजों ने संस्था बनवाई, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS 1925 में। ये पांचों संस्थाएं अंग्रेजी सरकार ने अपने तत्वाधान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, और आज भी अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही ये संस्थाएं हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए दिनों रात दिन, डे एंड नाइट वो सक्रिय हैं। मुस्लिम लीग ने अपना नाम बदल के रख लिया IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग करके। तो नाम बदलने से कुछ नहीं, उसका चरित्र वही है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला। और वही काम हिंदू महासभा कर रही है, वही काम RSS कर रहा है, और कांग्रेस भी कर रही है। तो भारतीय अवाम को चाहिए कि इन सबसे सावधान रहे। मोदी जी, आप भी कम से कम उन आदतों को छोड़ दीजिए जो कि इस देश की एकता को भंग करते हैं। और ये बाबा साहब की चेतावनी है कि इतिहास की पुरानी बातों को लेकर के
अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है। तो उनकी चेतावनी को मानी जाए। और इतिहास में कौन राजा किसके खिलाफ था, कौन किसके साथ था, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छी बात हो आप लाइए, कोई बात नहीं है। अरे भाई सब बातों का ध्यान में रखते हुए और सब जो मैंने और जितनी भी जिन चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए उनको त्यागते हुए हमारे इन महापुरुषों ने, हमारे परम राष्ट्रभक्त और इतने बड़े परम विद्वान हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे उसी प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान इतने बड़े विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आदि ने 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक परिश्रम करके भारत का संविधान बनाया। तो संविधान और उसी संविधान के बूते अब जो है वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपका आचरण भारत के संविधान के सर्वथा विरुद्ध है। ये समझिए, ये भारत के संविधान ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो आपको मंदिर घूमने के लिए नहीं बनाया आपको, इसको समझिए। और कम से कम जो वो गद्दार राहुल गांधी है उससे अपनी तुलना मत करिए आप। तो आइए कुछ और भी काम की बातें कर लेते हैं। हमारी भारतीय सेना के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मृत्यु हो गई अकस्मात। और अब ये भी ऐसी भी खबरें आई हैं कि शायद कोई साजिश है, और वो साजिश की शक की सुई जो है वो चीन की ओर ही जाती है। लेकिन उसके पहले ये भी आशंका है कि भाई कौन ऐसा है अपने भारत में कि जो कि चीन के इशारे पर जो है इतने महत्वपूर्ण सेना में जो है और साइबर अटैक का वो उपकरण बना, इंस्ट्रूमेंट बना। राजनीतिक जीवन में और हमारे सार्वजनिक जीवन में तो चीन से पैसे लेकर के तमाम गद्दार हैं। सबसे बड़े गद्दार ये वामदल वाले हैं। चीन से फंडिंग लेकर के भारत के खिलाफ भारत को कमजोर करना। और ये भी जो JNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी काकस, इसने भी 2008 में जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके 800 करोड़ डॉलर का वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए लेकर के यह भी अपने देश के खिलाफ बराबर वो माने चीन के पक्ष में और अपने देश के खिलाफ बराबर ये गद्दारी कर रही है। तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में तो गद्दार है, लेकिन सेना स्तर पर ये गंभीर बात है। तो हमारे जो है मैंने दिवंगत और जनरल बिपिन रावत और हमारी भारतीय सेना के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती मधुलिका रावत जी के साथ 12 जवान और कि जो असमय जो मृत्यु हुई है, जो उसके चलते पूरा देश जो है वो शोकाकुल है। इसी समय भी हमारे देश के गद्दार इस मृत्यु में भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और कुछ सेना के, हालांकि ये बात पिछले एपिसोड में भी बोली गई है, लेकिन इतना दुख हो रहा है कि कि भाई बताइए, इन गद्दारों के रहते अपना मुल्क जो है वो महफूज है। तो वो कुछ सेना के अधिकारी भी हैं। तो मैंने बताया था कि ये गद्दार JNPC है, अपने कुछ टाउट्स को, अपने कुछ चमचों को हर जगह वो बिठाई हुई है। सेना में भी उसको बिठाई हुई थी और सेना में भी बिठाई हुई है। और जो कि उसके जो सेना के उपकरणों की खरीद में जो दलाली
करती है ये जेएनपीसी, उसमें ये मदद करते हैं सब। तो वहां भी इस जेएनपीसी के यानी चमचे और देश के गद्दार मिल जाए सेना में कुछ अधिकारी, तो इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। इस सारे की जड़ में है ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस और कुछ हमारे और कब कुछ क्या काफी संख्या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, वो काफी उनके तादाद है 50-56 के आसपास या इसके आसपास वो। अच्छा, और उसमें भी पता चला है कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से वो सब जो इस तरह की खुशी मना करके जो गद्दारी कर रहे हैं अपने इस मुल्क के साथ, उसमें काफी कांग्रेस के निकल रहे हैं नेता। तो इसके संबंध में भारतीय जनता दल ने कई बार कहा हुआ है कि ये जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो कुछ एक हिस्सा है जो कि कट्टरवादियों का और हिंसक भी है, उपद्रवी भी है, असामाजिक भी है और वही गद्दार भी है, लेकिन वो जीएनपीसी, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादियों के द्वारा पाले गए वो तत्व हैं, इसको समझिए। लेकिन उसको लेकर के पूरे के पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाने की आदत छोड़िए। वो देखिए कि वो किसके द्वारा वो पाले गए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि भाई मोदी महोदय कम से कम इतनी देश पर रहम करिए, कृपा करिए कि ये सोनिया, राहुल और प्रियंका का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करवा करके इन सबों को पैक करके भेजिए इटली। और उसी प्रकार ये सीताराम येचुरी, डी राजा और उस जो कन्हैया कुमार था जिसने नारा लगवाया भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको भी इन तीनों को पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करवा करके बीजिंग, चीन भेजी। तब जाकर के शांति आएगी। तब कोई भी और तब कोई भी आपको दिखेगा नहीं, यहां तक कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी नहीं वो दिखेगा। और साथ में यह भी आपको करना होगा कि जो भी देश के खिलाफ बोलता है, पता नहीं कोर्ट इनको जो है या न्यायालय इनको जमानत वो दे देती है, हिम्मत इनकी बढ़ जाती है और तमाम जो देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो कानून कोई यूट्यूब पे बोल रहा था कि भाई कोई ऐसा कानून नहीं, कानून सख्त नहीं है। कानून अगर बनता रहे, जो भी देश के खिलाफ इस तरह से बोलता है उसको सीधे सेना के हवाले, उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको मिटा देने की आवश्यकता है। उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से निवेदन किया है, दरख्वास्त किया है कि जब भी इस तरह की बात आए पाकिस्तान के साथ, यानी वो क्रिकेट मैच है, पाकिस्तान की जीत पर यहाँ के वो जो जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, खुशी मनाते हैं, या इस तरह के जो आकर के गद्दारी करते हैं, आप इनके खिलाफ जो है खड़े हो जाइए। कम से कम सोशल मीडिया पर ट्वीट है, ट्वीट करिए। ये जो 50-60 उसने किया तो 60 लाख आप करिए ट्वीट में यही करिए कि इन गद्दारों को इस देश के बाहर फेंकिए, निकाल फेंकिए लात मार करके, इस भावना के साथ। और मौन रहना ये बहुत ही खतरनाक है। मौन तो माने जो है एक समर्थन, यानी मौन समर्थन के रूप में वो देखा जाता है। तो मौन मत रहिए, आप जो है इन मामलों में मुखर होइए, उग्र होइए,
और इन गद्दारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर और जो ट्वीट की, सोशल मीडिया पर कमेंट की, बाढ़ आप लगा दीजिए। और उससे मैंने एक जो है हम एकता का, देशभक्ति का तो माहौल बनेगा ही। जो छद्म राष्ट्रवादी हैं बीजेपी वाले, इनकी भी पोल खुलेगी। तो कानून जब बनेगा तब बनेगा, या बना ही डालिए। देश के साथ जो गद्दारी करे सीधे उसको फांसी, सीधे फांसी, या देश निकाला, यही दो। चाहे गद्दारी करने वाले एक हो, चाहे हजार हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, और ऐसा करना पड़ेगा। वरना आए दिन जो है कोई नारा लगाएगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और इसके बाद वो कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। और हाईकोर्ट कितनी बेहयाई किया इस दिल्ली हाईकोर्ट ने कि उसको एक फिल्मी गाना लिख करके उसको जमानत दिया। तो ये बेशर्मी की हद है न्यायालयों की कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उस पर एक फिल्मी गाना लिखते हुए उसने जो है वो जमानत वो दे दिया उसने। तो इस तरह की बातें वो आती रहेंगी। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे तत्वों को, और देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद का तकाजा है कि इनको सेना के हवाले करना होगा। यदि मान लीजिए कि यदि यही वो कन्हैया कुमार को सेना के हवाले कर दिया गया होता, वही नहीं जो इसका गिरोह था, वो था ना, इसके साथ जो है वो अनिर्बान भट्टाचार्य था, उमर खालिद था, सोरा भास्कर थी। तो सब यदि सेना के हवाले करके जो है वो समाप्त कर दिए गए होते तो इसकी नौबतें नहीं आती उसकी। और फिर उसके समर्थन में जो कोई भी आते। देखिए, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है मोदी जी। आपके दिमाग में है कि देश तो बिल्कुल पांव के नीचे है। आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है वो राहुल गांधी है। आपके लिए जो देश से भी ऊपर जो है वो राहुल गांधी है, ये सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है। ये आपकी मानसिकता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसका नारा लगा। उसका इस गद्दार राहुल ने समर्थन किया, संसद में भी किया, संसद के बाहर किया, और आप पर जरा भी असर नहीं पड़ा प्रधानमंत्री के रूप में। और आप कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं। आप घोर जो है वो भारत द्रोही आप हैं। अब इससे कड़ा कोई शब्द है ही नहीं। सारा शब्द का भंडार जो है वो खत्म हो गया। और अभी भी चुनाव प्रचार में ये जो बीजेपी वाले हैं वो जिन्ना की बात कर रहे हैं। बीजेपी वालों को भूलना नहीं चाहिए कि उसी बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी गए थे पाकिस्तान और बोल गए हैं कि जिन्ना साहब उनकी नजरों में धर्म निरपेक्ष थे। बताइए, आपका इतना बड़ा नेता उनको जो है धर्म निरपेक्ष मानता है। हालांकि इसी पर आरएसएस वालों ने उनका अध्यक्ष पद तक वो छिनवा दिया है। और जो है ये बेवकूफ किस्म का जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है वो जिन्ना वो बोल करके जो है एक माहौल बना रहा है। और देखिए, जो जिन्ना करके एक माहौल बनाना, क्योंकि उसको डिमोनाइज करना, उसको शैतान के रूप में पेश करना, या उसको एक विलेन के रूप में पेश करना, यह या तो योगी आदित्यनाथ महोदय की या तो उनके यानी दिमागी जो है खोखलापन या शैलोनेस दिखाता है, या उनके मन में जो है सिर्फ मुस्लिम के नाम पर जो है एक दुर्भावना, कलुषित भावना को दिखाता है। और उससे भी बड़ी बात कि जिन्ना बोल करके जो माहौल बना रहे हैं बीजेपी वाले, और जो है और खास करके योगी आदित्यनाथ, जरा ये बताएं
कि नेहरू की जो गद्दारियां हैं, नेहरू ने और वो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ मिल करके जो देश को बंटवाया है, अभी धीरे धीरे देश जाने भी लगा है। इसको योगी आदित्यनाथ महोदय आप छिपा नहीं सकते हैं, और आपको भी जानना चाहिए कि इन समूहों ने हालांकि इस तथ्य को बहुत दबाया है जीएनपीसी वालों ने अपने गिरोह के द्वारा, लेकिन देश को बंटवाने वाला, ये देश को बंटवाने वाले, बांटने वाला यही गद्दार है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बताइए कि जो है नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए आप जो है जिन्ना की रट जो है आप या आपके जो है जो और भी जो सपा सालार बीजेपी वाले हैं, वो जो है नेहरू की गद्दारियों को छुपाने के लिए जिन्ना की रट क्यों लगा रहे हैं। इस देश के लिए अभिशाप नेहरू है, न कि जिन्ना। अब ये बात जरूर है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से उनका नैतिक बल बिल्कुल खो गया है कि वो सिर्फ जिन्ना की एक फोटो टांग देते हैं उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, लेकिन वो मैंने इतना भी नैतिक बल उनका नहीं है कि भाई इस देश का असली विलियन नेहरू है, न कि जिन्ना। तो यह भी एक बैंक्रप्सी है मॉरल करेज की, यानी नैतिक बल का जो है वो दिवालियापन है कि उनके फोटो तो टांग दिया उनकी वो जिन्ना साहब की, लेकिन जिन्ना साहब किस अन्याय के शिकार हुए, और वो भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसमें जरा भी इसकी चर्चा नहीं होती है कि इस देश का गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू है, न कि जिन्ना साहब। नहीं होती है, नैतिक बल ही नहीं है। वहां पर पूरा दिमाग ये चलता है कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ आरएसएस और बीजेपी है। ये सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा अभिशाप है, चाहे उस्मानिया हो, चाहे जामिया मिलिया आपका विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका अलीगढ़ जो है यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहां इस तरह का जहर कि सारी समस्याओं की जड़ आरएसएस बीजेपी है और नेहरू गद्दार नहीं है, और जिन्ना साहब जो है उसके शिकार हुए हैं, इसके पूरा ये चीज एब्सेंट है। तो उससे भी बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, तमाम दिखते हैं। एक फैजान, एक जो है फैजान अहमद मुस्तफ़ा करके कोई हैं, वो NLSA के चेयरमैन हैं, नेशनल लीगल करके कुछ है, कोई सरकारी संस्था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, NLSA करके, उसके चेयरमैन हैं। तमाम इतिहासकार, नूरुल इस्लाम, इश्तियाक अहमद, इरफान हबीब, तमाम है। लेकिन ये सब के सब जो है नेहरू की गद्दारियों को छिपाने वाले। तो भारतीय जनता दल की ये दरख्वास्त है कि नेहरू की गद्दारियों को जो है उजागर करिए आप, तभी तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना साहब, और हमारे भगत सिंह, जिनके साथ अन्याय हुआ है, यह आवाम के सामने आएगा। सिर्फ यानी फोटो टांग से नहीं होगा। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अशफाकुल्लाह जी, चंद्रशेखर आजाद, जिनको कि इन सबों ने दबा के रखा है, इनका महत्व तो तभी सामने आएगा, और जिन्ना साहब का भी महत्व तभी आ सकता है जबकि नेहरू की गद्दारी
वो उजागर नेहरू की गद्दारी, मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी को जनता के सामने आप लाएंगे। इस तरह से जो है सिर्फ फोटो टांग करके जो है आप जो है जिन्ना साहब के साथ किए गए नाइंसाफी को आप यानी मतलब उनके साथ न्याय नहीं आप कर सकते। न्याय आप तभी कर सकते हैं कि उन जिन्ना साहब के विचारों का और उनके जो है तो वो तभी आ सकता है जबकि ये पूरा जो बादल छटा है इसकी गद्दारी का, वो यानी जो इसका जवाहरलाल नेहरू का और मोहनदास करमचंद गांधी का, और इतना सभी लोग जानिए, और जो ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज वाले कि देश को बांटने वाले ये सब हैं। और इतना तो अभी जानिए ना कि भाई इसी कांग्रेस ने 1990 में सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर जो है वो जो है 1909 की जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इस कांग्रेस ने उसको स्वीकार करके मान करके पाकिस्तान बनने की नींव इसने रख दिया था। और भी इसकी यानी वो जो है कारगुजारियां हैं। पाकिस्तान की जो मांग उठी उसके पीछे भी यही कांग्रेस थी। और फिर इन दोनों ने खास करके गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देखा कि बगैर देश को बांटे, और हाँ इतनी गलती जरूर है इनकी, मोहम्मद अली जिन्ना की इतनी गलती है कि जब वो इस देश के प्रधानमंत्री पद का दावा किए थे, जब ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी पूरी कांग्रेस को मुट्ठी में लेकर के सरदार पटेल से जबकि कांग्रेस समर्थन दे रही थी सरदार पटेल के लिए, तो सरदार पटेल को भी बिठा दिया इसने, सरदार यानी पूरी कांग्रेस समर्थन कर रही थी वो प्रधानमंत्री के लिए। 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, तो यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार पटेल को बिठा दिया नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। तो पूरी कांग्रेस को मुट्ठी में करके जो है सिर्फ जो है सत्ता दिला रहा था। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ सत्ता दिला रहा था गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। तो कांग्रेस तो दब गई थी। तो तब इसके बाद जो है वो जिन्ना साहब ने जो है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया था। इस बात को झुटला नहीं जा सकता है। उस समय की आवाम, उस समय की देश के लोग भी ये पक्ष में, इसलिए कि जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने इन्हीं कांग्रेसियों को चिट्ठी लिखा था कि जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, और वो चिट्ठी सार्वजनिक हो गई थी, और सार्वजनिक मतलब कि वो जनता भी जान गई थी कि इस तरह की बात है कि जिन्ना साहब को वो बोन टीबी हुई है, और कुछ ही दिनों के वो मेहमान है। तब देश के लोग कहते थे कि भाई तब देश के लोग का ये बिल्कुल विचार था कि यदि देश को विभाजन से बचाना है, देश को बटने के खतरे से बचाना है, तो जिन्ना साहब का प्रधानमंत्री बनना जो है वो बहुत जरूरी है। और जिन्ना साहब जो है इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की परवाह किए बिना भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा वो ठोक दिए थे, दावा किए थे वो। लेकिन उनकी गलती या बड़ी गलती या सबसे बड़ी गलती ये बस यही होगी कि जिसने पूरे भारत के प्रधानमंत्री के लिए दावा किया, वह एक भारत के टुकड़े पाकिस्तान पर कैसे मान गया।
ये उनका ब्लंडर हो सकता है। लेकिन देश बांटने के अपराधी यही दोनों हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा और कोई नहीं। और बाकी लोग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और मौलाना आजाद और लोग जो है या सरदार पटेल, इनके जो मैंने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू के तांडव के आगे झुके लोग। या इसको समझने के लिए अब ऐसा मान सकते हैं कि महाभारत देखिए, महाभारत में जब महारानी द्रौपदी का अपमान हुआ बड़े दरबार में, वो निर्वस्त्र करने का जो दुष्ट कौन था? दुर्योधन। बाकी सब लोग जो है वो महारथी भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब जो है सब लोगों ने सर झुकाया। तो आप मान सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि दुर्योधन की जो दुष्टता थी महारानी द्रौपदी के खिलाफ, तो उसकी दुष्टता कम हो गई। बस यही रहा कि इन लोगों के विरोध, इन लोगों के धर्म के अनुसार, उस समय के धर्म के अनुसार जो है विरोध करना चाहिए था, नहीं किया, सजा भी मिली सबको अपने समय पर। तो वही हाल तांडव कर रहे थे देश बांटने का, सत्ता हथियाने का। ये दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। बाकी ये लोग झुके उसके आगे और सबको सजा मिली। BR अम्बेडकर को अपमानित किया, हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपमानित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम दिनों में जबकि उनको सरकारी रूप में या वैसे भी चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए थी, इसने जानबूझ करके जो है वो जो सामान्य सुविधा, सामान्य सेवा जो उनको मिलनी चाहिए थी, वो वंचित वो करवाया इसने, गद्दार। और वही हाल सरदार पटेल का भी हुआ, वही हाल जो है हमारे मौलाना आजाद का भी हुआ, सबका हुआ। तो सजा तो मिलती है। तो यही कहा जा रहा था कि जिन्ना साहब का ब्लंडर इसी में है कि जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा उन्होंने किया था, तो भारत के किसी टुकड़े पर जो है शांत हो जाना, यह उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जा सकती है। लेकिन देश बांटने वाले जो है सबसे बड़े विलेन और सबसे बड़े गद्दार यही दोनों हैं। अब तो चीजें वो अनफोल्ड हो रही है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब इसको सत्ता मिल गई इसको, मोहनदास नहीं, इसको जवाहरलाल नेहरू को जब सत्ता मिल गई, उसके बाद भी इसकी गद्दारियां जो वो चलती रही। वास्तव में सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बीजेपी वाले क्या है कि जब भी डिस्कशन होता है गोडसे अमित सावकर, बस इसी बात उठाते दोनों मिलकर के। ये दोनों की मिली भगत है। मैंने JNPC वालों की, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस वालों की और बीजेपी वालों की, कि जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो सिर्फ दो की बात उठाएंगे, सावरकर और गोडसे की, और जानबूझ करके। मतलब कि बीजेपी के नजरों में कभी भी सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, अशफाकुल्ला हुए, चंद्रशेखर आजाद, इसकी बात नहीं उठाएंगे। जानते हैं कि जब इनकी बात उठेगी तो फिर जो कांग्रेस की जो गद्दारी सामने आएगी। तो ये सब दोनों के दोनों, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी हमेशा जो है गोडसे और सावरकर की बात उठाते हैं कि सावरकर को बोल देते हैं कि इन्होंने माफी मांगी। हालांकि मैंने सावरकर की अपेक्षा जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो क्या सामना करेगा, जिन्होंने 38 वर्ष तक जो है मैंने जेल में रहा हो, और
और उसमें से 20-22 वर्ष जो है वो जो कठिन यातनाएं हैं उसको झेला हो, और जिन्होंने कम से कम जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 की जो अपने में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी, उसको जो है जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने तो कोई महत्व दिया ही नहीं, लेकिन उस पर वो किताब लिखे थे हमारे वीर सावरकर जी। तो बस एक ही आरोप लगा कि अंग्रेजों से माफी मांगे, लेकिन इन अंग्रेजों के साथ मिल करके देश के साथ जो गद्दारी किया, इन दोनों ने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, इस पर नहीं सब बोलते हैं कोई। और एक बात और कि इसी कांग्रेस के साथ जो है जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बैठते हैं पैनल पर, सब के सब, चाहे वो सादाब चौहान हो, चाहे वो जो है जितने भी बैठते हैं, जमई हो, सब वही बोलते हैं भाई कि सावरकर ने माफी मांगी बस बोला करते हैं। लेकिन इस कांग्रेस ने, और खासकर कांग्रेस के मोहनदास करमचंद गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने इन अंग्रेजी सरकार का जो है मुखबिर बन करके, दलाल बन करके, चमचा बन करके अपने देश के साथ जो है वो क्या गद्दारियां किया, इस पर वो चुप रहते हैं। तो इसीलिए तो उन समों का जेएनपीसी वालों का मन ये बढ़ा हुआ है ना कि भाई कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जितने भी बौद्धिक वर्ग हो, चाहे वो इतिहासकार के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, जो है इसी जेएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी को भी, और इन कांग्रेसियों को और इन कांग्रेसियों में खास करके गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू को बेनकाब करने के लिए ये आगे नहीं आते हैं। और पता नहीं हमको तो ये भी एक बड़ी साजिश लगती है कि वो जो है सिर्फ बीजेपी आरएसएस, एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस का जो एक मेनिया जो भर दिया गया है इन समूह के दिमाग में, जो किनके दिमाग में, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जितने भी बौद्धिक वर्ग है, बस बीजेपी आरएसएस का मेनिया भर करके जो ये गद्दार हैं मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उनको बेनकाब करने का जो है पूरा रास्ता ही जो है वो बंद कर दिया। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। और ये खास करके जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो बौद्धिक वर्ग हैं, इतनी बेअकल नहीं है कि ये गांधी बराबर बोलता रहा। 1940 में जब पाकिस्तान की पहली बार पाकिस्तान की घोषणा हुई, तब से बराबर बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरे लाश पे बनेगा, मेरे लाश पे बनेगा, मेरे लाश पे बनेगा। और कितनी बड़ी साजिश किया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने कि जो है अंत में विभाजन का ठिकरा जो है जनता के ऊपर फोड़ा, कांग्रेस को दबाव में लेकर के देश बांटने का प्रस्ताव पास करवाया, कांग्रेस की कार्य समिति और कांग्रेस की जो जनरल पार्टी के से, और सिफत इस बात की कि जो वो ये मोहनदास करमचंद गांधी वो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। देखिए ना, ये सारी बातें जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो बौद्धिक वर्ग है, इतिहासकार है, जो भी है, उसको करना चाहिए। लेकिन वो पूर्ण रूप से मैंने एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस में अपना दिमाग इतना उसने खर्च कर दिया है कि जो कि उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी बनती थी, उसका फर्ज बनता था कि इन गद्दारों को बेनकाब करे। बिल्कुल गाय सिर्फ वो फोटो टांगता है उनका, वो जिन्ना साहब का, जिन्ना साहब के साथ अन्याय क्या हुआ इस पर वो चुप। अभी एक सोशल मीडिया पर आया कि भाई वो जो है सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात
और इन तबलीगियों का संबंध होता है वो देवबंद से, और कट्टरवाद भी ये फैलाते हैं। तो सऊदी अरबिया जो है वो तबलीगी या देवबंदियों पर वो प्रतिबंध वो लगा रहा है। भारत को भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डाउट ये है कि इतना कायर बैठा हुआ है मोदी, मैंने इतना जिससे कि एक काम तो होता ही नहीं है, तो वो तबलीगियों पर प्रतिबंध लगाएगा। ये सब जो जाकर के काशी विश्वनाथ में बैठ करके वो वहां पूजा करेगा, अर्चना करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तबलीगियों पर ये प्रतिबंध लगाएंगे, ये बिल्कुल जो है उसको समझ लीजिए नामुमकिन। अरे पीएफआई और वो सिमी और एसडीपीआई कितनी उग्रता के साथ जो है देश विरोधी हरकतें, वो भी पीएफआई, सिमी और एसडीपीआई इसी जेएनपीसी के साथ मिलकर के सीए का जो काफी इस तरह से आंदोलन हुआ और विध्वंस हुआ, हिंसा हुई, ये कांग्रेस के साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लोव, बिल्कुल साथ मिलकर के कांग्रेस, पीएफआई और एसडीपीआई और सिमी सबके सब। ये तो आप जानते हो कि इसी पीएफआई ने वो फंड मंगाया बाहर से, शायद 120 करोड़ या 200 करोड़, उसमें काफी अंश जो है इसी जेएनपीसी वालों को दे दिया। और जेएनपीसी में कपिल सिब्बल को 90 करोड़ के या 90 करोड़ या 75 करोड़ के पास ही। ये खबर तो ये मैंने पीएफआई ने 75 या 90 करोड़ जो उसको कपिल सिब्बल को दिया, या तो न्यूज चैनलों में आया था, अखबारों में आया था, समाचार में आया था। तो बराबर ये जेएनपीसी और जेएनपीसी के साथ जितनी भी ये देश विरोधी ताकतें हैं, पीएफआई, सिमी और वो एसडीपीआई और भारतीय जनता दल को तो काफी संदेह कि जो ये देवबंदी है वो भी देश ये हम नहीं कहते कि वो देश विरोधी है, लेकिन जो भी कट्टरवाद फैलाते हैं वह भी जो है इसी जेएनपीसी के ही जो है वो चंगू मंगू होंगे। तो सवाल इस बात का है कि ये मोदी महोदय यानी देश विरोधी ताकतों पर कुछ कार्रवाई करने के बजाय उसको पालते हैं ताकि उनको दिखा करके उनको वोट मिले। माने इतनी कलुषित भावना कि देश विरोधी ताकतों का शमन करना चाहिए, उनको पंख करना चाहिए, उनको क्रिपुल करना चाहिए। तो जिनको क्रिपुल करना चाहिए, जिनको पंख करना चाहिए, जिनका शमन करना चाहिए, जिनका नाश करना चाहिए, मोदी जी उन्हीं को पालते हैं ताकि माने उन्हीं को दिखा कर वोट और चुनाव का माहौल बनाएंगे अपने। तो जो इतना गिरा हुआ आदमी है और कहता कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के खिलाफ इन हर एक गतिविधि, सवाल इस बात का है। और बाकी वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन और इतना बड़ा टीका और वो करना, इसीलिए तो काफी लोग कहते हैं क्योंकि बेहतर है कि वो प्रधानमंत्री पद से वो इस्तीफा दे दे, वो भी और उनके जो चेले हैं योगी आदित्यनाथ, ये दोनों जो है प्रधानमंत्री पद से और मुख्यमंत्री पद से, और वो बनारस में जो है वो पंडा बन के बैठ जाए वहां पर। ये उस लायक नहीं है। इन्हीं के कारण तो जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का हौसला बढ़ता है। इस समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जो ये समाजवादी वाले, समाजवादी पार्टी का, इन सब का बढ़ता है उसका। टीएमसी की जो ममता बनर्जी है, इस देश की बहुत ही वो खतरनाक शत्रु जो है,
वो अपने पापों को, वो अपनी गलतियों को, अपराधों को और देश विरोधी जो है या भारतीय समाज विरोधी सारी करतूतों को वो जो जस्टिफाई करती है इन मोदी जी के इन्हीं हरकतों के कारण। तो जैसे भी हो, यह देश को अमान्य है। देश को चाहिए एक भारतीय जो है वो वातावरण, पंथ भाई जितने भी और हमारे देश में बहुत सौभाग्यशाली है, हमारा देश बहुत सौभाग्यशाली है कि इसमें कई पंथ, हमारा हिंदू सनातन पंथ है, हमारा इस्लाम पंथ है, हमारा जो है वो जो है ईसाई पंथ है, सिख पंथ है, और भी है आपके ये पारसी हैं और बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी पंथ है और सभी फल फूल रहे हैं। तो जितने भी पंथ हैं वो व्यक्तिगत रूप से अपने 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 घरों के अंदर, और मान लीजिए कोई अनुष्ठान है तो उनका जो न्यास है, जो ट्रस्ट है वो यानी वो अपना करेगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है और जो है ये अब मैंने चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो बराबर उसे मैंने उसका सम्मान करे, लेकिन बराबर दूरी बनाए। और यही वो संविधान का और संविधान की भावनाओं का और सर्वपंथ संभाव की भावनाओं के वसूलों का आदर है। लेकिन ये मानेंगे नहीं, इसलिए जरूरी है कि हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम है ईवीएम पर इन सबों को नष्ट में नाबूद करे, भारतीय एकता के आधार पर, भारतीय भारतीय भावनाओं के साथ। और जब तक आप इनको नष्ट में नाबूद करेंगे, ये तमाशा आपके सिर पर जो है वो बजता रहेगा। निदान करिए इसका। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।